आज हम एक नए विषय को लेकर प्रस्तुत हैं, शिक्षण और उसका स्तर। एक कहावत है, गुरु करो जानकर, पानी पियो छानकर। हमारे बड़े बुजुर्ग हमें बचपन से बताते थे कि पानी हमेशा छान के पीना चाहिए और गुरु को हमेशा जानकर बनाना चाहिए। यह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। पहले के ज़माने में बच्चों की पढ़ाई करने के लिए गुरुकुल में भेजा जाता था। हर बच्चे को गुरुकुल में पढ़ना अनिवार्य था, चाहे वह किसी भी जाति समुदाय का हो। गुरुकुल की पढ़ाई का स्तर बहुत ही ऊंचा हुआ करता था। आखिर यूं ही नहीं, हमारा देश हजारों साल से ज्ञान का स्रोत रहा है। पूरे विश्व से विद्वान उच्च शिक्षा के लिए भारत में आते थे। यह अलग बात है कि आज शिक्षक या गुरु को हम चुन नहीं सकते। हमारे घर के पास में कौन सा स्कूल है, उसमें ही अपने बच्चों को भेजना पड़ता है। खासकर प्राइमरी और मिडिल स्कूल के बच्चों को वहीं भेजना पड़ता है जहां हमारे घर के पास में स्कूल हो, क्योंकि बच्चों की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। शिक्षा के नाम पर अंग्रेजी पद्धति और कॉन्वेंट कल्चर में जो सिखाया जाता है उसे बताने की ज़रूरत नहीं है। आए दिन उसके बारे में खुलासे होते रहते हैं। भारत के इतिहास को भले ही कितना तोड़ मरोड़ा जाए, किंतु जहाँ भी कहीं खुदाई होती है, वहाँ की निकलने वाली मिट्टी और वहाँ के निकलने वाले सबूत चीख चीख कर कहते हैं कि भारत की सभ्यता, पुरानी सभ्यता आज की टेक्नोलॉजी से भी बहुत ज़्यादा एडवांस थी। इसका कारण है भारत में शिक्षा का उच्च स्तर का होना। आज भारत में शिक्षा का स्तर घट क्यों गया है? अब आप बोलेंगे कि पाकिस्तान या अफ्रीका के देशों के मुकाबले देखो, तो भाई हंसी मजाक की बात नहीं है। पाकिस्तान और अफ्रीका के देशों से आप तुलना करोगे तो सीधी सी बात है, हमारा देश तो हजारों गुना उनसे आगे है। लेकिन यह बात बोलने में कई लोगों को दिक्कत हो जाती है कि जब हम जर्मनी, जापान, इजराइल से तुलना करते हैं तो हमारा स्तर पीछे क्यों हो जाता है। बात सिर्फ नंबर लेना, मार्कशीट में अच्छे नंबर लाने की नहीं है। बात शिक्षा के अंदर सभी प्रकार की शिक्षा है। सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, जहाँ देश की बात आती है, नैतिक शिक्षा। आखिर क्यों जापान, जर्मनी, इजराइल में पत्थर फेंकने वाले नहीं होते हैं और भारत में पत्थर फेंकने वालों का एक प्रायोजित गैंग होता है, जिन्हें बाकायदा इसके पैसे मिलते हैं और विपक्ष के लोग बाकायदा फंडिंग करते हैं, और फंडिंग नहीं भी करते हैं तो अप्रत्यक्ष रूप से उनका समर्थन करते हैं। आखिर क्यों कर रहे हैं भाई? भारत की शिक्षा इस तरह की है। वाकई यह मुद्दा बहुत ही गंभीर है, जिस पर कभी कोई बात नहीं करता है। हम उन शिक्षकों पर उंगली नहीं उठा रहे हैं जिन्होंने हमें पढ़ाया है। हम उन शिक्षकों पर उंगली उठाकर पाप के भागीदार बनना नहीं चाहते हैं। हम शिक्षा व्यवस्था की बात कर रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था की। आज भारत देश में शिक्षक बनना की सबसे बड़ी सीढ़ी है सिर्फ और सिर्फ किताबी ज्ञान। ठीक है, नई शिक्षा पद्धति आ गई है, उसका लागू होने में 2-3 साल लगेंगे, लेकिन 70 साल से आज तक शिक्षक या उच्च स्तरीय अफसर बनने का सिर्फ और सिर्फ एक सीढ़ी जो हुआ करती थी, वह है ज्यादा से ज्यादा नंबर लाना, रटन तोते बनना, रट्टा मारना। क्योंकि महत्वपूर्ण यह नहीं कि आपने क्या सीखा, बच्चे ने क्या सीखा। महत्वपूर्ण यह है उसको कितनी चीजें रटी हुई है, जो उसने रात में रटी या साल भर रटी और किताब में जाके, आंसर शीट में जाके लिख के आ गया और उसको कितने नंबर मिल गए। उससे ही उसकी विद्वता साबित होती है और आगे जाके उसको अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छे अफसर बनेगा वो। हालांकि पिछले 15-20 सालों में स्थितियों में थोड़ा सा सुधार आया है, क्योंकि कंप्यूटर मार्किंग आने से बहुत सारी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती हैं। ऑटोमेटिक कंप्यूटर के कारण चेकिंग हो जाती है। इंटरव्यू या उच्च स्तरीय में जाके ही आपको अपनी विद्वता साबित करनी पड़ती है। उसके पहले कंप्यूटर बहुत सारे लोगों को छान देता है। तो कंप्यूटर आने से फर्क तो पड़ा है। हम इस विषय पर बहुत गंभीरता में नहीं जाएंगे, हम कुछ मूल बातों पर चर्चा करेंगे। शिक्षण का स्तर। शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में केवल कुछ नंबर आना ही मुख्य बिंदु होना। जी हाँ, 100 बच्चों ने एग्जाम दिया है तो उसमें शिक्षक या उच्च स्तरीय अफसर वही बनेगा जो आंसर शीट में ज्यादा से ज्यादा नंबर लेकर आएगा। उसने अपने स्कूल के जीवन में, कॉलेज के जीवन में समाज के लिए कितना काम किया वो मायने नहीं रखता है। नंबर कितने लाया वो महत्वपूर्ण है। जो बच्चे अन्य गतिविधियों में शामिल होते हैं, जैसे भारत स्काउट गाइड, राष्ट्रीय सेवा योजना, एनसीसी, एनएसएस, सांस्कृतिक गतिविधियां, खेल कूद, स्पोर्ट्स,
में इसमें अपना बहुमूल्य समय जो व्यतीत करते हैं, और ये घंटे 2 घंटे की बात नहीं होती है, इसमें लगातार काम करना पड़ता है, कंटिन्यूस काम करना पड़ता है। हफ्ते में अगर 2-3 घंटे भी अगर ये लोग देते हैं तो इस तरह से सैकड़ों घंटे अपना व्यर्थ करते हैं। जी हाँ, व्यर्थ इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि आगे जाके इनको इसका फायदा नहीं मिल पाता है। अगर 100 बच्चे इन गतिविधियों में लगे हैं, उनमें से 2 या 3 लोगों को ही नौकरी मिलती है, बाकी लोग फिर क्यों पढ़ाई को छोड़ के बाकी चीजों में लगे। हमारे बच्चे जो पढ़ाई में होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण समय अपना खेल कूद में, स्पोर्ट्स में, कल्चरल एक्टिविटीज में, स्काउट गाइड, एनसीसी, एनएसएस में व्यतीत करते हैं। अगर वो उसमें नहीं करें, सिर्फ किताबी कीड़े बन जाए, तो मुश्किल से 5 से 10 या 15% बच्चे जो अन्य गतिविधियों में भाग लेते हैं उनका ही उच्च स्तरीय सिलेक्शन हो पाता है परीक्षाओं में या शिक्षक क्षेत्र में। बाकी जो शिक्षा के क्षेत्र में या उच्च स्तरीय उसमें चयनित होने वाले 80 के करीब प्रतिशत बच्चे जो होते हैं वह केवल किताबी कीड़े ही होते हैं, जिनको सिर्फ किताब से मतलब होता है, जिनको यह नहीं पता होता है गुड़ और तेल में से क्या पन्नी में आएगा, क्या बोतल में आएगा। वे शिक्षक जो कभी गलत बात को गलत बोलने का साहस नहीं रखते, क्या वो शिक्षक हैं? वे शिक्षक जो सरकार की गलत बातों की आलोचना नहीं कर सकते, क्या वे शिक्षक हैं? वे शिक्षक जो ये जानते हैं कि आजादी के बाद से जो इतिहास पढ़ाया जा रहा है वह सरासर गलत है, लेकिन कभी अपने बच्चों को बोल नहीं पाते कि बेटा सच्ची ये हकीकत ये है, लेकिन किताब में गलत लिखा हुआ, आप गलत लिख के आना, लेकिन हकीकत ये है, नंबर आपको गलत लिखने से ही मिलेगा। लेकिन सच्चाई है, कितने प्रतिशत शिक्षक बोलते हैं? 1000 में से कोई एक शिक्षक ही बोलने की हिम्मत करता है, मतलब 999 शिक्षक सिर्फ यस बॉस है। आप बहस कुछ भी कर सकते हैं, किंतु भारत में आजादी के 50-60 साल तक गलत पढ़ाया जाता रहा, किंतु देश के 0.001% शिक्षकों ने कभी विरोध नहीं किया। उनका विरोध सिर्फ अपनी तनख्वाह को लेकर रहा। देश की आजादी में लाखों क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दिया, किंतु बचपन से, स्कूल से लेकर कॉलेज तक यही पढ़ाया गया कि गांधी जी के चरखे ने हमें आजादी दिलाई। वामपंथियों के दबाव में गलत इतिहास पढ़ाया गया, हम पढ़ते रहे। शिक्षक सब जानते थे, क्योंकि वह किताब के साथ साथ दूसरी किताबें उनको पढ़ने को मिलती हैं जिसमें जानकारी मिलती है, लेकिन वो कभी सच्चाई को सामने नहीं लाए। वामपंथियों के दबाव में गलत इतिहास बताया गया कि आजादी के समय तक हमारे देश में सुई भी नहीं बनती थी। आजादी के बाद सरकार ने पहला सुई बनाने का कारखाना लगाया। अरे भाई, आज से हजारों साल पहले जो मंदिर, मूर्तियां, वास्तुशास्त्र रहा है, वो टेक्नोलॉजी आज भी नहीं है। आज की उच्च स्तरीय मशीनों से भी पहाड़ को काटकर इतनी सुंदर मूर्तिकला नहीं बन सकती, मंदिर नहीं बन सकते आज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से भी, लेकिन हजारों साल पहले वो बनाए गए। तो मतलब गलत तो है। शिक्षक के शिक्षण के गिरते स्तर में हम आरक्षण की यही बात नहीं करेंगे, यह अलग मुद्दा है, मैं इसको इसमें नहीं लाना चाहता हूँ। सरकारी नियम, बच्चों को नहीं मारने का नियम, जो वास्तव में अच्छा शिक्षक होगा वह अपने विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए हर तरह के प्रयोग करेगा, वह जरूरत पड़ने पे बच्चों को मारेगा भी। लेकिन सरकार ने करीब 30-35 साल पहले नियम लाए कि शिक्षक बच्चों को नहीं मारेंगे, उसका फर्क तो पड़ा। कुछ प्रतिशत बच्चे जो होते हैं जो मार खा के ही सीधे होते हैं, उनको मार नहीं पा रहे हैं सरकार के नियम के कारण, उसका फर्क तो पड़ रहा है। कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, कुछ प्रतिशत बच्चों को लात और डंडे मारने ही पड़ते हैं। लेकिन शिक्षक अगर नहीं मार पा रहे हैं बच्चों को, बाकी दुखद है। हाँ, सरकार ने ये नियम क्यों लाया? इसलिए लाया कि कुछ ऐसे शिक्षक थे जो बच्चों को इतना मारते थे कि कुछ बच्चों की आंखें फूट जाती थी, किसी का जबड़ा टूट जाता था। क्यों? कि गलत तरीके से शिक्षक भर्ती हुए, पैसे देके भर्ती हुए। तो सरकार ये नियम लेकर आई। वाकई न्यूज में देखते रहते हैं कि इतना मारा बच्चों को कि बच्चे का कान का पर्दा फट गया, आंख फूट गई। इसके लिए सरकार ने नियम लाए थे।
ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव। अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी बिल्डिंग अच्छी नहीं है ही नहीं। अगर हैं तो जर्जर अवस्था में है, पानी गिरता है। शौचालय की व्यवस्था तो लगभग ना के बराबर है। पानी कहीं है, बहुत कहीं जगह पे, अधिकतर जगह पानी नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में या शहर के आखिरी क्षेत्रों में भी स्कूल अगर है भी तो स्कूल तक जाने की सड़क नहीं है। बच्चे कीचड़ में, बरसात में जा नहीं पाते हैं, जिस तरह से पहुंचते हैं। और खुद सरकारें मानती है कि अफसरशाही और भ्रष्टाचार के कारण सरकार द्वारा भेजा हुआ पैसा अधिकतर सरकारी अफसर खा जाते हैं। ऐसे स्कूल के कितने शिक्षक हैं जो गलत बात को सामने लाने का साहस रखते हैं। अगर उनके सामने ही उनके प्रिंसिपल या दूसरे शिक्षक पैसा खा रहे हैं तो संभव नहीं है। अभी भी ये कहानी ऐसी है कि शिक्षकों के विचारों के वेतन वृत्ति और बाकी जोड़ने के लिए भी उनको पैसा देना पड़ता था। अभी कंप्यूटराइज्ड हो गया इसलिए बहुत कुछ ठीक हो गया है, पर हकीकत ये थी कि शिक्षकों को पता नहीं होता था उनका पीएफ जीपीएफ में कितना पैसा है, उसके लिए क्लर्क को पैसा देना पड़ता था। कितने शिक्षक इसके लिए लड़ सकते थे, नहीं लड़ पाते, नौकरी से निकाल दिए जाएंगे। क्या सिर्फ किताबी कीड़े ही को ही शिक्षक बनने का अधिकार है? क्या उन बच्चों को शिक्षक बनने का अधिकार है जो अंक सूची में ज्यादा से ज्यादा नंबर लाते हैं? भले ही समाज में उनका योगदान शून्य हो, नगण्य हो, वो कभी समाज सेवा के कामों में नहीं रहते। क्यों? समाज सेवा में जाएंगे, दूसरे काम करेंगे तो उनका घंटे 2 घंटे रोज के खराब हो जाएंगे। खेलेंगे कूदेंगे, घंटे 2 घंटे खराब हो जाएंगे, माँ बाप जाने नहीं देते हैं। लेकिन नंबर ज्यादा लाके अफसर बन जा रहे हैं। तो भाई उन लोगों का क्या दोष है जो स्काउट गाइड, एनसीसी, एनएसएस, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में, खेल कूद में अपना बहुमूल्य समय बर्बाद कर रहे हैं? क्या उनका अधिकार नहीं है? उनका पहला अधिकार होना चाहिए। वो अपने माँ बाप से लड़के अपनी पढ़ाई का हर्जाना करके समाज से जुड़े हुए हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है और सभी समस्याओं का मूल कारण शिक्षा व्यवस्था ही है। इस पे बहुत चर्चा होनी चाहिए, किंतु हमारे देश की जनता को इससे कोई मतलब नहीं है। काश लोग जागरूक हों और इस तरह की चीज़ों पर भी प्राइम टाइम के चैनलों में बहस हो। धन्यवाद।